हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। जैसा कि दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, जल्दी एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सभी एसएससी की जो तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ इंडिया जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम एसएससी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल या स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जीके वाले पार्ट के लिए आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको 2011 से लेके जितने भी एसएससी प्रीवियस ईयर में इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल में आए हो, चाहे वो सीपीओ में, चाहे सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में या हेड कांस्टेबल में, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, टॉपिक वाइज आपको कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जीके के लिए फेमस बुक किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन की बुक आती है, जिसमें 14,300 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अब तक 2011 से 2023 तक कंबाइंड बुक आती है। उसी बुक का आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप इन वीडियो से आज तक 2011 से 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। जब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपने थ्योरी जैसे कि आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी हो, उसी से रिलेटेड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो आपकी श्योर जीके वाला पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। जो रिसेंटली या पीछे जो प्रीवियस ईयर तो 90% पिछले क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये एसएससी की किरण पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन की बुक है, जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, और इसमें 2011 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन कंबाइंड है। इसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जैसे कि पहले क्या है टॉपिक, प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 622। तो इसमें टाइप फर्स्ट, टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप मतलब इन टॉपिक में बनते हैं वो टाइप फर्स्ट में। फिर टाइप सेकंड महाजनपदों का उदय, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्म, महाकाव्य और सूत्रों तथा स्मृतियों का युग, मगध साम्राज्य और सिकंदर का भारत पर आक्रमण आदि, ये टाइप सेकंड। तो आपको हम सारे टाइप के क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए और यहां से प्रैक्टिस कीजिए। आपको 100% आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और आप जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत ही रेयरली आपसे गलत होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीके में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके एग्जाम, आने वाले सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये बुक का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हमारी इस सीरीज को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, लाइक करना और शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट को इसका फायदा हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज टाइप फर्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? ये व्यवसाय पर आधारित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये किस एग्जाम पूछा गया था? ये एसएससी स्टेनोग्राफर CND परीक्षा में 2 सितंबर 2011 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो ऋग्वैदिक काल में समाज प्रारंभ में वर्ग व्यवस्था से रहित था, मतलब कोई भी वर्ग में डिवाइड नहीं था, सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में नए शब्द वर्ण, रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्मा, क्षत्र तथा विश्व। यह वर्ण कार्य के आधार पर थे, अर्थात व्यवसाय के आधार पर। ब्रह्मा किनको बोलते थे? जो यज्ञ कराने के लिए, और जो क्षत्र होते थे वो हानि से रक्षा करने वालों को बोला जाता था, और शेष जन को विश्व बोला जाता था। तो हमको ये 3 देखने को मिलते थे प्रारंभ में, ब्रह्मा, क्षत्र, विश्व। तो ये तीनों किस पे थे? व्यवसाय पर आधारित थे, कि उनका क्या व्यवसाय था, जाति, शिक्षा या प्रतिभा पर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी कि वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं थी, व्यवसाय के आधार पर थी? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये पूछा गया था एसएससी स्नातक स्तर टियर 1 में 1 जुलाई 2012 को नॉर्थ जोन प्रथम पारी में। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी, बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति व्यवस्था यहाँ अस्तित्व में आ गई। ऋग्वेद के काल के दौरान तो नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका हम जाति के रूप में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह
तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? ये एग्जाम एसएससी स्नातक टीयर 1 परीक्षा में पूछा गया था, 21 अप्रैल 2013 को कंडक्ट हुआ था। तो ये हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ये फॉसिल वृक्ष वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में, कौन से गांव में? शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल मिले हैं। तो 2012 में मिले थे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में, और 6 फॉसिल वृक्ष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। क्या होता है उपनिषद? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पास बैठना। ये देखो 3 बार ये एग्जाम में पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस एसआई में भी पूछा गया था, सीआईएसएफ एएसआई में भी पूछा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या भी कहा जाता है? वेदांत। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो गया पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। एसएससी सीजेट टीयर 1 में ये पूछा गया था 30 अगस्त 2015 को। लोथल गुजरात में, आलिमगिर फिर यूपी में है, और कालीबंगा राजस्थान में। तो पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है और जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट। हड़प्पा कांस्य युग किलेबंद शहर का अवशेष है जो सिंध और पंजाब के मध्य में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग था। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2016 में, यह एग्जाम में पूछा गया था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति नाथ की। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाए पशुपति के स्वामी हैं। पशुपति मोहर दाई और गैंडे और भैंसे तथा बाई और हाथी और बाघ से घिरे योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और पशुपति मतलब चौपाए पशु के स्वामी किसको माना जाता है? शिव भगवान को माना जाता है। तो यहाँ पे पशुपति ना देके शिव भगवान भी ऑप्शन में देते तो उसका राइट आंसर शिव भगवान होते। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद, ऑप्शन नंबर 4। ये दिल्ली पुलिस एसआई और एसएससी सीएपीएफ में पूछा गया है। तो ये 2 एग्जामों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं। जादू चमत्कार मंत्र भी इसमें दिए होते हैं और इसको जादुई नियमों का वेद कहते हैं। इसमें धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास एवं चिंता के संदर्भ में जादुई तंत्र मंत्र, शैतान के कारण उत्पन्न बीमारियों का उपचार करने हेतु मंत्र, जड़ी बूटियां और औषधि के रूप में प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधीय खुराकों का वर्णन किया गया है। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित जादुई धार्मिक अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? यह एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया था। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। मांडा पीर पंजाल रेंज की तलहटी में चेनाब या चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है। इसकी खुदाई 1976 से 77 के दौरान 1976 से 77 के दौरान भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जेपी जोशी के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में? जेपी जोशी के नेतृत्व में। मांडा के पुरातात्विक स्थल से मिले कलाकृतियों में पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तन मिले हैं। यहाँ से क्या फेमस चीज मिली है? लाल बर्तन। तो ये भी आपको याद रखना है, मांडा से लाल बर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह भी एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में पूछा गया था, मतलब जेईई वाले एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नौवा मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है।
ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आन करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। ऋग संहिता में 10 मंडल, बाल खिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। तो 9वां मंडल होता है उसको सोम मंडल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल का। क्यों? क्योंकि लोथल के हड़प्पा बंदरगाह शहर का पूरा अवशेष खम्मात की खाड़ी में साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कि लोथल को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, गोदीवाड़ा, और यहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह था। बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा कहा जाता है, जहाँ से जहाज आते और जाते हैं। और ये खम्मात की खाड़ी में साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों, जिनमें जहाजों की आकृति वाली मरण मूर्तियां, खाड़ी देशों की मोहरें एवं ताम्रशिला मणका निर्माण उद्योग के अवशेष बताते हैं कि लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इस विशेषता के आधार पर लोथल बाद में हड़प्पा संस्कृति के औद्योगिक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। लोथल से प्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? वो है बनवाली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये पूछा गया था एसएससी जेईएन वाले एग्जाम में 2018 के 29 जनवरी को, जो कंडक्ट करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का टेराकोटा बनवाली से प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा मतलब टेराकोटा किसे बोलते हैं? मिट्टी की बना हुआ। बनवाली सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे, बाएं किनारे हरियाणा में, और किसके? कहाँ पे? फतेहाबाद में। तो सरस्वती नदी के बाएं किनारे हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है बनवाली। और यहाँ उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त किया गया है। प्री हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद का 44 स्थान। और बनवाली में हल्के टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है। कालीबंगा राजस्थान में मक्का उगाने के साक्ष्य भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो पहले एक बार क्वेश्चन बताया था, वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये एसएससी एएसआई और दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। 1921 में हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया। तो जो इसके निर्देशक थे वो तो जॉन मार्शल थे। 1921 में जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के 2 खंड है। पूर्वी खंड तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन पश्चिमी खंड में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, जिसका मुख्य मार्ग उत्तर में था। साक्ष्यों के अनुसार उत्तरी द्वार और रावी नदी के बीच एक अन्न भंडार, श्रमिक आवास, ईंटों से जुड़े चबूतरे जिसमें अनाज रखने के लिए कोटर बने थे। सामान्य आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कांसे की नर्तक की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो यह पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। यह भी दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नृत्य करती लड़की एक प्राग ऐतिहासिक काल की कांस्य की मूर्ति है, जिसका निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में लगभग 250 ईसा पूर्व, लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। यह मूर्ति लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, जो आश्वस्त स्वाभाविक मुद्रा में खड़ी युवा महिला या लड़की का चित्रण करती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शत्रुगई किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफगानिस्तान। शोर्तगोई उत्तरी अफगानिस्तान में लेपिस खानों के पास ऑक्सस नदी, कौन सी नदी? ऑक्सस नदी पर 2000 ईसा पूर्व के
के आसपास स्थापित सिंधु सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था। यह भी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था, द्वितीय पारी में 6 जुलाई 2017 को कंडक्ट हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आधुनिक नाम मोहनजोदड़ो को सिंध में मृत मनुष्य का टीला और मोहन का टीला के विभिन्न नामों से व्याख्या की गई है। इस शहर का मूल नाम अज्ञात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक और विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा में नहीं पाई गई थी? यह भी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था प्रथम पारी में। तो कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? तो वो है लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोहे की जानकारी नहीं थी। हालांकि सिंधु घाटी के लोग तांबा और कांसा से परिचित थे। अनुसंधानकर्ताओं ने शोध में पाया कि बर्तन, खिलौने और सिक्के इन धातुओं के बने हुए थे। वे लोग सोना और चांदी से भी परिचित थे। लोहे की खोज वैदिक काल के बाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है। अन्य वेद हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सजीव परंपरा द्वारा आरंभिक धार्मिक मूल पाठों को आज भी पूज्य माना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण आरंभिक वैदिक काल के दौरान लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 10 पुस्तकों अर्थात मंडलों में व्यवस्थित 1028 भजनों अर्थात सूक्तों और 10,600 छंदों का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2017 22 अक्टूबर तृतीय पारी में। जो भीमबेटका रॉक आश्रय स्थल मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। अर्थात भीमबेटका की गुफा कहाँ पे? एमपी में। जो प्राग ऐतिहासिक पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक काल साथ ही साथ ऐतिहासिक काल का विस्तृत है। भीमबेटका चट्टानों पर कुछ प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र बने हैं जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? यह CHSL टियर फर्स्ट में पूछा गया था। तो युग्म समाधान किस हड़प्पाकालीन स्थल में मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल में। गुजरात के लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र के प्रमाण मिले जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए हैं। कितने जोड़े? 3 जोड़े। प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। पुरातात्विदों का मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि इन युग्म समाधानों से सती प्रणाली का सबूत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो एसएससी जीडी में पूछा गया था 2 मार्च 2019 को जो हुआ था एग्जाम प्रथम पारी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूस। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में कौन उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रूस नहीं है। बृहत्तर सिंधु क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ा स्थल था। कौन कौन से? मिस्र, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और चीन। 1920 के दशक इसकी खोज नहीं की गई थी क्योंकि इसकी खोज 1921 में की गई थी। इसके अधिकांश अवशेष यहाँ तक कि इसके प्रमुख शहर भी खुदाई से ही प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि का अब तक अर्थ नहीं निकाला जा सका है। इसमें रूस नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये एसएससी CGL में पूछा गया एग्जाम था। जॉर्वे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी जो अब पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद है और उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी पहुंच गई है। इसका नाम जॉर्वे की साइट के नाम पर रखा गया है। इस संस्कृति का प्रारंभिक चरण 1400 से लेके 1000 ईसा पूर्व, जबकि बाद का चरण 1000 से 700 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से
सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंदरगाह कौन सा था? एक ही था, लोथल गुजरात में स्थित है। यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था एग्जाम तक 11 जून 2019 को तृतीय पारी में। तो अहमदाबाद के लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। लोथल के पास दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो शहर को सिंध में व्यापार मार्ग, निर्देशक हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र के प्रायद्वीप पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता था, जबकि आज के आसपास कच्छ रेगिस्तान अरब सागर का एक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रुज होम नवपाषाण युग स्थल डैश में स्थित है। यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ब्रुज होम। ब्रुज होम कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नवपाषाण स्थल था। यह शालीमार के प्रसिद्ध मुगल उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर डल झील जबरवन पहाड़ियों के बीच एक केरवा पर स्थित है। बुर्ज होम की खोज और खुदाई के बाद कश्मीर में अन्य नवपाषाण स्थलों की खोज की गई थी। तो यह किसके पास है? डल झील के पास स्थित है और मुगल उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर, कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुताई वाले क्षेत्र के अवशेष कहाँ मिले? कालीबंगा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 2019 में 10 जुलाई को प्रथम पारी में। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा स्थलों का तीसरा उत्खनन शहर है। यहाँ प्राप्त अग्नि वेदियों के कारण तथा विश्व के पहले जोते गए खेत के कारण यह स्थान माना जाता है। कालीबंगा का नाम 2 शब्दों से लिया गया है, काली और बंजन। काली का अर्थ है काला और बंजन का अर्थ है चूड़ी, अर्थात काली चूड़िया। क्वेश्चन नंबर 25, दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। तो दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम में। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था नॉन टेक्निकल एग्जाम में 2019 9 अगस्त 2019 को। तो दावजाली हैंडिंग असम में एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। भारत में द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना यहाँ से मिली है। तो जो दावजाली हैंडिंग है, तो हैंडिंग से आप समझ में आता है कि ये 2 कंधे वाली कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना यहाँ से मिली है। और ये नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 26, डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नूतन जीवी महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। यह दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था 11 दिसंबर 2019 को प्रथम पारी में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गृत आवासों के प्रमाण है? यह किसमें? दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ एसआई परीक्षा में पूछा गया था 2019 11 दिसंबर प्रथम पारी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रुज होम में। गृत आवास के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ब्रुज होम में। ब्रुज होम पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। तो ब्रुज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में। पुरातात्विक खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला है। ब्रुज होम का अर्थ कश्मीरी बोली में बरच का पेड़ है। मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नवपाषाण स्थल ब्रुज होम में गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? यह सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा पंजाब प्रांत में स्थित है और जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। ये सीआईएसएफ एएसआई और दिल्ली पुलिस एएसआई में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। किस जिले में? लरकाना जिले में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण एक पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस नगर को 1900 की शुरुआत में इसकी खोज तक हजारों साल की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक योजनाबद्ध खाका है, जिसके आधार पर एक जाल योजना पर व्यवस्थित आयताकार इमारतें निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में
वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है वैदिक सभ्यता? सरस्वती नदी के किनारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये एसएससी सीजेट टीयर 1 में पूछा गया था 2020 में, 4 मार्च 2020 की प्रथम पारी में। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। इसका नाम हिंदू लोगों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर रखा गया है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के साथ एक ऐसे क्षेत्र में विकसित हुई जिसमें अब आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा और पंजाब शामिल है। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 30, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कल्प। ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उचित या फिट या सक्षम या पवित्र या उपदेश, और यह अध्ययन के 6 वेदांग क्षेत्रों में से एक को संदर्भित भी करता है। कल्प सूत्र कर्मकांड अर्थात वेद के अनुष्ठान भाग से संबंधित है, जो उपनिषद के ज्ञान कांड या ज्ञान भाग के विपरीत है। यह विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के उचित अनुप्रयोग के लिए अभिप्रेरित है। यह ब्राह्मणों की मुख्य पाठ अनुष्ठान सामग्री थी, जिसे सबसे पहले कल्प सूत्र नामक पुस्तक में व्यवस्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? यह सीजीएल टीयर फर्स्ट में द्वितीय पारी में पूछा गया एग्जाम था। तो परुष्णी के वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था किस नदी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैदिक काल में रावी नदी को पारूसी या परुष्णी के नाम से जाना जाता था। सुतोत्री, असिकनी, वितिस्ता और विपाशा के साथ यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक थी। सरस्वती और सिंधु के साथ इन 5 नदियों ने सप्त सिंधु का गठन किया था। अब हम जो नदियों के ऋग्वेदिक कालीन नाम देख लेते हैं और आधुनिक नाम। सिंधु घाटी सभ्यता तो ऋग्वेदिक कालीन नाम है, जो कि अब इसको क्या बोलते हैं? इंडस नदी भी बोलते हैं और सिंधु नदी भी बोलते हैं। और अस्कनी जो कि वैदिक कालीन ऋग्वेद कालीन नाम था, जो अब आधुनिक में इसको बोलते हैं चेनाब नदी। परुष्णी रावी नदी को बोलते हैं। विपाशा व्यास नदी को बोलते हैं। सतोदरी सतलज नदी को, और गोमल गोमती नदी को, और कुर्मो कुर्रम नदी को, और द्रष्टति नदी घग्गर नदी को। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी को क्या बोलते हैं आप? इंडस। और वितासे किस नदी को बोला जाता है? झेलम को। अस्कनी चेनाब नदी को, परुष्णी रावी नदी को, विपाशा व्यास नदी को, सतोदरी सतलज नदी को, गुमल गोमती नदी को, कुर्मो कुर्रम नदी को, और द्रष्टति घग्गर नदी को। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम हुई थी 1921 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर फर्स्ट में पूछा गया एग्जाम था द्वितीय पारी में, जो कि 19 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुआ था। यह एग्जाम जो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में, किसने? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 शहरों की खोज की। पुरातत्व में एक परंपरा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाने लगा। इसके बाद हड़प्पा की पहली साइट की खुदाई की गई। यह दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी, जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआती और परिपक्व दोनों चरणों के परिमाण मिले हैं। परिपक्व हड़प्पा चरण को विस्तृत नगर नियोजन और शहरी विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। एक तो प्रारंभिक जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, एक दूसरा होता है परिपक्व जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और एक होता है उत्तरकाल जो 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने मंडलों में? 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया और सीआईएसएफ एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद 10 पुस्तकों का संग्रह या मंडलों का संग्रह है, जिसमें लगभग 10,600 छंदों में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। 10,600 छंदों में 1028 सूक्त हैं। ये मतलब सूक्त बोलते हैं भजनों को। 8 मंडल 2 से मंडल 9 की रचना
सर्वप्रथम की गई, जबकि मंडल 1 और मंडल 10 की रचना बाद में की गई। मंडल 2 से 9 मुख्य रूप से ब्रह्मांड, विज्ञान और देवताओं की प्रशंसा करते हैं। मंडल 1 और 10 हाल की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2 दिसंबर 2020 को तृतीय पारी में। तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कठोर तप और आत्ममृत्यु के पहलुओं में भिन्न है। महावीर ने स्वयं को सत्य का एहसास कराने के लिए जबरदस्त शारीरिक कष्ट का अभ्यास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भूखे रहने और शारीरिक पीड़ा से गुजरने की सलाह दी, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया है। इसके अंतर्गत मोक्ष के लिए कठोर साधना या काया कलेश में विश्वास नहीं किया जाता था, परंतु जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना गया है। तो आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप में ये दोनों धर्म अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2 दिसंबर 2020 को तृतीय पारी में। तो सुरकोटड़ा गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुक में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी स्थलों के बीच सुरकोटड़ा में हाथियों के साथ साथ घोड़ों के भी प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। किसने? जगपति जोशी ने। इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष दिखाई देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पतन के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? सुरकोटड़ा गुजरात में। और हाथी और घोड़े के प्रमाण भी कहाँ मिलते हैं? सुरकोटड़ा गुजरात। और इसकी खोज कब की गई थी? 1964 में जगपति जोशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया था 17 अगस्त 2021 की प्रथम पारी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा उद्देश्य नहीं है? सिद्धि नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार 4 पुरुषार्थ अर्थात जीवन के लक्ष्य हैं। कौन कौन से? धर्म है, धर्म मतलब धार्मिकता, नैतिक मूल्य। अर्थ है मतलब समृद्धि, आर्थिक मूल्य। मोक्ष है, मुक्ति है मतलब आध्यात्मिक मूल्य। और चौथा है काम मतलब खुशी, प्रेम, मनोवैज्ञानिक मूल्य। लेकिन सिद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है संहिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। संहिता कर्मकांडी ग्रंथ है और वे अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिता हैं। प्रत्येक संहिता की अपनी अलग अलग शाखा हैं। प्रत्येक संहिता में ब्राह्मण नामक ग्रंथ जोड़े गए हैं जिनमें मंत्रों और अनुष्ठानों पर टिप्पणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो वह नदियां कौन कौन सी हैं? वो हैं व्यास और सतलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया था 13 अप्रैल 2022 को प्रथम पारी में। ऋग्वेद के कुछ सूक्त संवाद के रूप में ऐसे एक भजन में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियां व्यास और सतलज के बीच एक संवाद है जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। विश्वामित्र ने व्यास और सतलज को बहने कहा है। विश्वामित्र ने व्यास और सतलज नदी को आपस में बहने कहा है। क्वेश्चन नंबर 40, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। तो क्या है सेल्ट? यह एक उपकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेल्ट नवपाषाण युग का एक उपकरण है। यह पॉलिशदार पत्थर के खुलाड़ी या बैसुला का सिर है जिसे लकड़ी की सॉफ्ट में लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और शायद मुख्य रूप से पेड़ों को काटने या लकड़ी को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता होगा। 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल खानाबदोश जीवन में मनुष्य के संक्रमण को चिन्हित करता है जहां उन्होंने पॉलिश किए गए नवपाषाण उपकरण का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोर्रा गुफाएं। ये CHSL 10+2 टीयर फर्स्ट में पूछा गया था 2022 में, जो कि 24 मई 2022 को कंडक्ट हुआ था तृतीय पारी में। तो बोर्रा गुफाएं
पत्थर की गुफाएं हैं। बोरा गुफाएं, जिन्हें बोरा गुहाल भी कहा जाता है, मूल रूप से करास्टिक चूना पत्थर की संरचना है तथा इन्हें भारत की सबसे गहरी गुफा माना जाता है। जबकि गुफाएं मूल रूप से चूना पत्थर की संरचना है, इनके आसपास का क्षेत्र अभ्रक संरचनाओं का है। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिले की अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रह्मगुप्त ने कुटुक और कुटुकंगनिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो ये किसके लिए किया गया था? ये बीजगणित के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बीजगणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है कुटुक गणित या कुटुकों का उपयोग कर संकड़ा। क्वेश्चन नंबर 43, 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने गलती से किस प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? यह एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है। द्वितीय पारी में 23 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था यह एग्जाम। तो विष्णु वाकणकर ने गलती से किस पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? वो है भीमबेटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विष्णु श्रीधर वाकणकर एक भारतीय पुरातात्विक थे। 1957 में वाकणकर ने भीमबेटका शैल गुफाओं की खोज की। 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया। भीमबेटका शैल गुफाएं भारत में मानव जीवन की शुरुआती निशानों में से एक को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बरहुत। बरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव है। यह एक बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए माना जाता है। बरहुत मूर्ति या भारतीय और बौद्ध कला के कुछ शुरुआती उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करती है, जो बाद में अशोक की स्मारक कला की तुलना में और प्रारंभिक शुंग काल की तुलना में थोड़ी बात की है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? ये दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्मिका। बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका एक बाड़ है जो एक वर्ग के आकार में बाड़े की तरह है, जो एक स्तूप के शीर्ष पर स्वर्ग को इंगित करता है। स्तूप का मुख्य भाग ब्रह्मण्य पर्वत का प्रतीक है। हरिका ट्रिपल छाता या छत्रवैली रखती है, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। संहिता का शाब्दिक अर्थ एक साथ रखा गया या संघ में शामिल हुआ या एक संग्रह और पाठ का छंद का एक नियमबद्ध संयोजन आधारित है। मतलब जो संग्रह मतलब संहिता मतलब इकट्ठा या फिर हम इसको एक साथ रखा हुआ या नियमित तरीके से संयोजित, इसका ये अलग अलग रूप में नाम है। यह वेदों में पाठ की सबसे प्राचीन प्रत को भी संदर्भित करता है, जिसमें मंत्र, भजन, प्रार्थना, मुकदमे और आशीर्वाद शामिल है। वेदों को सभी संहिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रांत में स्थित है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मेहरगढ़ एक नवपाषाण स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कक्ष मैदान में स्थित है। यह सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बोलन दर्रा के पास स्थित है और वर्तमान में क्वेटा, कलात और सीबी के पाकिस्तानी शहरों के बीच है। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया में खेती और चरवाहों के प्रमाण के साथ सबसे शुरुआती स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा सूत पिटक का एक हिस्सा है? तो सूत पिटक का कौन सा एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंजिम निकाय। ये दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ एएसआई में पूछा गया एग्जाम था। 25 नवंबर 2020 में प्रथम पारी में यह आयोजित हुआ था। तो बुद्ध के मंजिम निकाय या मध्य लंबाई के प्रवचन सूत पिटक के 5 निकायों में से दूसरा है। इस निकाय में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के 152 प्रवचन शामिल हैं, जो एक साथ बुद्ध की शिक्षाओं के सभी पहलुओं से संबंधित शिक्षण का एक व्यापक निकाय का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुजीरिस। मालाबार तट पर स्थित है। जो मुजीरिस है वो मालाबार तट केरल के आधुनिक भारतीय राज्य को मालाबार तट कहते हैं, पर एक प्राचीन बंदरगाह और शहरी केंद्र था जो कम से कम पहली शताब्दी ईसा पूर्व से था। कोडुगल्लूर के आसपास स्थित मुजीरिस दक्षिण भारत
और फारस, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और ग्रीक और रोमन भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच की पारस्परिक क्रियाओं का एक प्रमुख केंद्र था। नंबर 51, कार्बन कला निर्धारण या डेटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्स में पूछा गया था। 29 जनवरी 2022 को यह पेपर आयोजित हुआ था प्रथम पारी में। उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कार्बन के एक रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो कार्बन के गुणों का उपयोग करके कार्बन पदार्थ युक्त वस्तु की आयु निर्धारित करने की एक विधि है। डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 C14 रेडियोधर्मी है जिसका स्थिर दर पर क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जनता के लिए आवासीय भवन। हड़प्पा के आसपास पाए गए शहरों को हड़प्पा के रूप में जाना जाता था तथा उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ की मुख्य विशेषताएं मिट्टी, ईंट, प्लेटफॉर्मों पर निर्मित ऊंची इमारतें जो निचले शहर से भौतिक रूप से अलग थी। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। तो हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग कौन से नहीं थे? जनता के लिए जो आवासीय भवन थे वो दुर्ग से जो निचला हिस्सा था वहां पे उनके आवासीय भवन होते थे, दुर्ग में नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 53, अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अथर्ववेद लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्तों का संग्रह है जो 20 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में, मतलब कितने खंडों में? 20। कितने सूक्त हैं अथर्ववेद में? 730। और कितने मंत्र हैं? 6000। ये सीजीएल में पूछा गया था टीयर फर्स्ट में। अथर्ववेद में 1200 से अधिक पद प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी ऋग्वेद से प्राप्त हुए थे। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है तथा इसे व्यापक रूप से जादू के सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। जादू टोना के रूप में इसको जाना जाता है अथर्ववेद को। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन भारत में जो कथन सत्य था वो है, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये एसएससी टीयर फर्स्ट में पूछा गया था। प्राचीन भारत के दौरान प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक दृष्टा के नाम पर रखा गया था और एक ही गोत्र के सभी लोग उनके वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। वास्तव में गोत्र प्रणाली की उत्पत्ति लोगों के जन्म में नहीं हुई है बल्कि उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले गुरुओं से हुई है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय करने के लिए जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षत्रिय। जो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय जिम्मेदार थे। क्षत्रियों को युद्ध में शामिल होना था, लोगों की रक्षा करना और न्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और उपहार देने का मुख्य कर्तव्य था। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? ये ऋषि है, ये गलती से टाइप हो गया। ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था तो जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। मीमांसा सूत्र में लगभग 2500 सूत्र के रूप में हिंदू दर्शन के मीमांसा स्कूल का धार्मिक पाठ शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इसे जैमिनी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। जैमिनी के सूत्रों में 12 अध्याय, 60 पद या खंड, लगभग 900 अधिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं, जबकि गुजरात में हमको लोथल मिलता है, हरियाणा में बनवाली, राजस्थान कालीबंगा, लेकिन हड़प्पा नगर उत्तराखंड में कोई भी नहीं पाया गया है। जो पाकिस्तान से, मतलब जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है वहीं पे हमको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के नगर। ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा युग के दौरान भारत में जिन राज्यों में हड़प्पा स्थल पाए गए हैं उनमें से कौन कौन से हैं? गुजरात में कौन कौन से हो गए? लोथल, सुरकोटला और धौलावीरा। कालीबंगा राजस्थान में हो गया। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली हो गया। 1400 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज की गई है जिनमें से 925 स्थल भारत में है और 475 स्थल पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे?
तो कहाँ से लाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्नाटक राज्य से। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, 8 दिसंबर 2022 को चतुर्थ पारी में। हड़प्पा युग के दौरान वर्तमान कर्नाटक में कोलार से सोना लाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त वे सिंधु नदी से भी सोना प्राप्त करते थे। उन्हें तांबा संभवतः वर्तमान राजस्थान से और ओमान से भी मिलता था। टिन और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। जो ये एसएससी जीडी में पूछा गया था। अभी जो 2023 में ये एग्जाम होता 12 जनवरी को द्वितीय पारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल के रूप में 10 भागों में विस्तृत किया गया है। इसमें लगभग 10,462 मंत्र हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। क्वेश्चन नंबर 60, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी एसएससी जीडी में 24 जनवरी 2023 के द्वितीय पारी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण हड़प्पा संस्कृति के बाद का एक कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह भारत में सबसे बड़ी ताम्रपाषाण युग बस्तियों में से एक है। भीमा की सहायक नदी घोड़ा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। तो ये किस नदी? घोड़ा या घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है इनाम गांव। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत के किस राज्य में स्थित है? ये एसएससी सीजर टियर 2 में पूछा गया था। तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य में। भीमबेटका गुफाएं, जिसे भीमबेटका रॉक शेल्टर के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। माना जाता है कि ये चट्टानें पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल की गवाह रही हैं। 1957 में पुरातात्विक डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने नागपुर जाते समय ट्रेन की खिड़की से इन संरचनाओं को देखा था। तो ये हमारे टाइप फर्स्ट के 61 क्वेश्चन है। ये टाइप फर्स्ट में हमने कवर किया प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास के टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। उसमें महाजनपद होंगे, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्म, महाकाव्य, सूत्र तथा स्मृतियों का युग, मगध साम्राज्य और सिकंदर का भारत पर आक्रमण आदि शामिल रहेंगे। तो ये टाइप सेकंड में नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत इसके बाद प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद हम टाइप थर्ड लेके आएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इससे ये 6 टाइप में आपका प्राचीन भारत का इतिहास कवर हो जाएगा, लगभग 622 क्वेश्चन। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू करेंगे। तो आपको इस पूरी बुक की वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम जल्दी जल्दी ये पूरी बुक को आपको प्रोवाइड करवा दें। और इसके अलावा और कौन सी बुक आपको वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।